के बारे में मैं दो बातें लिख चुका हूं, केवल वो सुनना समझना। क्या है कि सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। समझो मेरी बात, कौन सी ऊर्जा? रासायनिक को किसमें? विद्युत में। कैसे? सेल देखा है आपने? घड़ी का सेल या किसी का भी सेल हो या टॉर्च का सेल हो, सेल लिया आपने, लगाया परिपथ में, और सेल से क्या मिल गई? धारा। और धारा होने के बाद क्या हो गया? वो चीज चलने लगी। कोई रेडियो चलाया, घड़ी चलाई, तो इसका मतलब सेल के अंदर क्या था? रासायनिक पदार्थ। इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा थी? रासायनिक ऊर्जा थी। ठीक है, उससे आपको विद्युत प्राप्त हुई, तो इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुई? विद्युत ऊर्जा में। एक क्वेश्चन रेलवे में ऐसा बहुत पूछा जाता है कि बल्ब के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर, मोटर के अंदर, जनित्र के अंदर। मैं अपने आप जहां जहां जरूरत होगी मैं अपने आप बताता जाऊंगा। ये चीजें रटने की नहीं होती, चीज को देखो, अपने आप बता दो। सेल है, रासायनिक पदार्थ है, उससे विद्युत प्राप्त हुई, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊर्जा में। सेल का काम क्या है? सेल का काम है, कोई भी सर्किट है, जैसे टॉर्च एक सर्किट मान लो, ठीक है, कोई भी सर्किट या रेडियो मान लो, कोई भी चीज मान लो ऐसी जो सेल से चलती हो, तो सेल क्या करता है? उनके दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर को बनाए रखता है, जिससे सेल में क्या प्रवाहित हो सके? धारा। अरे सेल का मेन काम है धारा प्रवाहित करना, और सेल धारा कब प्रवाहित होगी? आपको पता है, सेल किसी ना कोई सेल का वोल्टेज होता है कि 2 वोल्ट का है, कि 1.5 वोल्ट का है, कि 1.08 वोल्ट का है। ये सेल वो क्या करेगा? विभवांतर बनाए रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो क्या प्रवाहित होती है? धारा। और धारा कब प्रवाहित होगी, आवेश कब प्रवाहित होंगे? जब कोई ना कोई वोल्टेज होगा। तो इसका मतलब सेल क्या करता है? परिपथ में आवश्यक विभवांतर को बनाए रखता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब काम की बात सुनना। अगर सेल की बात करूं, सर एक बार से 9 से 10 का लेसन पढ़ाया हो जाएगा, 21। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। सेल की बात करूं तो सेल के बारे में ये बात रखना कि जो सेल है, सुनना, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। बात को समझना बहुत आसानी से, ठीक है। इलेक्ट्रोड का मतलब जैसे ये कोई सेल है, इसमें ये इलेक्ट्रोड हो गए 2, ये समझ लो शॉर्ट में, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड हो गए, एक पर क्या हो गया? माइनस हो गया, और एक पर क्या हो गया? प्लस सिरा हो गया। ये 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनमें से जो प्लस वाला होता है ना, ये क्या काम करता है? तो ये एनोड का कार्य करता है, ठीक है। और जो इसका ऋण सिरा है वो क्या काम करता है? क्लियर याद रखना, ये कैथोड का काम करता है। तो मेरी बात याद रख लेना, कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सेल के अंदर धन सिरा क्या काम करता है, तो आप बोलोगे एनोड का काम करता है, और ऋण सिरा किसका काम करता है? तो आप बोलोगे कैथोड का काम करता है। क्लियर? अब मेरी काम की बात पे आ जाओ। अगर इस सेल की बात करूं, मेरी बात को फिर गौर करके सुनना, तो सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार, सेल के प्रकार की बात करूं तो सबसे पहले एक बात करता हूं, सबसे पहले नंबर का जो आता है वो बता दूं। सबसे पहले जो सेल आता है एक, उस सेल को बोलते हैं कौन सा? तो पहले नंबर का एक सेल है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, या इसी को बोलते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं मैं, इसको आराम से समझ में आ जाएगा एक बार में। मैं आपको इस सेल में से 10 क्वेश्चन बताऊंगा खींच के, समझना ज्यादा है, याद 10 क्वेश्चन करने हैं, वही पूछे जाएंगे और कुछ पूछने वाला नहीं है। समझो मेरी बात। सबसे पहला कौन सा है? प्राथमिक सेल। क्या मतलब होता है? प्राथमिक सेल का मतलब होता है कि प्राथमिक सेल का काम क्या होता है कि ये सेल भी कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। कंप्लीट है मेरे दोस्त। मैंने क्या बोला कि इसका काम क्या है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगली बात, प्राथमिक सेल के बारे में एक बार याद रखना एक बात को, मैंने कहा रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में। जो नॉर्मल सेल कर रहा था वो सेल है कौन सा? प्राथमिक सेल। अगली बात सुनो, दूसरी बात करो, ये सेल होता है, इस सेल का एक बार उपयोग किया जा सकता है। प्राथमिक सेल का एक बार उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब यह है
कि आपने कोई, जैसे आप रोज ज्यादातर यूज कर रहे हो, जैसे घड़ी का सेल है, कोई रेडियो में सेल लगा रखा, रेडियो तो कम चलते हैं, घड़ी वगैरह के सेल आपने देख रखे हैं, वो प्राथमिक सेल के उदाहरण है। आपने क्या देखा है उनके अंदर, आप सेल को लगा लेते हो, सेल का एक बार उपयोग कर लिया, जब खराब हो गया तो उसको क्या कर देते हो, फेंक देते हो। इसका मतलब उसमें एक ही काम तो हुआ कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद एक बार उपयोग ले लिया, जब डिस्चार्ज हो गया तो उसको क्या किया जा सकता है, दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो मैंने कहा केवल एक बार उपयोग में लिया जा सकता है। क्लियर? अगली बात, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक बार उपयोग में लिया सकता है, मतलब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट तो हो गई इस सेल के अंदर, प्राथमिक सेल के अंदर। इसका मतलब, लेकिन विद्युत ऊर्जा क्या दोबारा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है? नहीं, क्योंकि ये चार्ज होता है कि सेल नहीं। कहने का मतलब ये सेल के बारे में ये भी याद रखना कि ये सेल जो प्राथमिक सेल है ये क्या नहीं होते, चार्ज नहीं होते, चार्जेबल नहीं होते। और जब चार्जेबल नहीं है इसलिए तो कितने बार, एक बार उपयोग किया सकता है। तीसरी चौथी बात, इस सेल के बारे में याद रखना, इनके अंदर जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, नॉन रिवर्सेबल होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इनके अंदर। इसका मतलब क्या होता है, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, देखो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय मतलब, जैसे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन गई और विद्युत से दोबारा क्या प्राप्त हो जाती, रासायनिक ऊर्जा बन जाती, तब बोलते कि अभिक्रिया है उत्क्रमणीय या रिवर्सेबल है, दोबारा रिवर्स भी हो जाती है। लेकिन प्राथमिक सेल में ऐसा नहीं है। मैंने कहा एक बार उपयोग किया सकता, मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन विद्युत से दोबारा रासायनिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब प्राथमिक सेल के अंदर कैसी अभिक्रिया होती है, तो आप बोलोगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, चार इंपॉर्टेंट बातें डायरेक्ट रट लो यार, क्या ऐसी बड़ी बात है, रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी, विद्युत ऊर्जा में, एक बार उपयोग में लिया जा सकता है, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और मैंने कहा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब क्या बात आती है, अब दोस्तों बात आती है एग्जाम्पल की। पहला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है एग्जाम में कि प्राथमिक सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आप सबको पता है कि प्राथमिक सेल के उदाहरण में एक तो आता है शुष्क सेल, क्लियर, एक आता है लेक्लांसे सेल। बहुत पूछेगा एग्जाम्पल, ये बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं सेल में से। एक अगर मैं उस पूछे तो एक होता है बोल्टीय सेल, ठीक है, और एक की बात करूं तो एक सेल होता है जिसको बोलते हैं डैनियल सेल। एग्जाम में बहुत पूछेगा, बिल्कुल रट लेना आप कैसे भी करके। एग्जाम में पूछेगा कि प्राथमिक सेल के उदाहरण कौन से, मैंने चारों लिख दिए कौन कौन से, शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, बोल्टीय सेल और डैनियल सेल। ज्यादातर हम तीन सेलों के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि डैनियल सेल का प्रोसेस एक 11वीं क्लास का मैटर होता है और ज्यादातर इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता। लेकिन नॉर्मल बातें मैं आपको वैसे ही बता दूंगा क्या चीज है, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए याद रख लेना कि चार सेल है, उदाहरण है किस सेल के, प्राथमिक सेल के। बहुत बार पूछेगा एग्जाम में इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल है, तो शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, बोल्टीय सेल और डैनियल सेल चारों की चारों प्राथमिक सेल है। अभी हाल ही में एलडीसी के एग्जाम में भी उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं कुछ बातें और बताता हूं। देखो दोस्तों, एक बात और सुनना, अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं एक सेल लेता हूं, पहला सेल, और वो सेल ले रहा हूं शुष्क सेल। ठीक है, या इसको ड्राई सेल बोलते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता, मैं इसी के बारे में बात करता हूं। अब देखो शुष्क सेल के बारे में मैं सिंपल बात, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, कोई भी लाइन, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं शुष्क सेल कैसा होता है, ठीक है, और उसी में से क्वेश्चन बताता हूं आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो शुष्क सेल, आपने देखा होगा कि पहले रेडियो है, घड़ी वगैरह के अंदर एक बड़े बड़े मोटे मोटे सेल आते हैं, वो सेलों को अपन शुष्क सेल बोलते थे। वो कैसे है, देखो सुनो, आराम से समझ लेना। मैं आपको, मैंने फिर बोला 10 क्वेश्चन याद कराऊंगा, उन 10 क्वेश्चनों को याद कर लेना, अपना काम हो जाएगा।
हाँ भाई, ये कोई शुष्क सेल है भाई। अब इसके काम की बात बताता हूं। आप शुष्क सेल के बारे में अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है कि शुष्क सेल के अंदर ये क्या होता है, ये वाला, ये पीला जिससे बनाया मैंने, ये होता है जस्ते का पात्र। जस्ते का पात्र या जस्ता बोलो, या इसी को मैं कह सकता हूं जिंक का प्राप्त। जस्ता मतलब क्या होता है, जेड एन जिंक। ठीक है, अगली बात सुनो। ये अंदर की साइड दिख रही है, ये है, एक होती है कार्बन की छड़। ये किसकी छड़ होती है, कार्बन की छड़। तो देख लो सेल के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, दो इलेक्ट्रोड काम, यहां एक जस्ते का पात्र है, ये इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, एक कार्बन की छड़ काम करती है। ठीक है, ये जो लाल रंग की दिख रही है कार्बन की छड़ है, जिसके ऊपर ये दिख रही है ना, ये क्या है, ये पीतल की टोपी है। आपने देखा होगा ये पीतल की टोपी सी लगी होती है। कंप्लीट है मेरी बात। अगली बात सुनो। तो ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक कार्बन हो गया, एक जस्ता हो गया। ये कार्बन की जो छड़ है ना, ये किसका काम करती है, या पीतल की टोपी है, ये प्लस का काम करती है। किसका, ये धन सिरा है, ये वाला, ये कौन सा है, धन सिरा है, और ये धन है, तो इसका मतलब याद रख लेना, ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ठीक है, जबकि जस्ते का जो पात्र है, ये कौन सा सिरा है, तो ये ऋण सिरा काम करेगा, और इसका मतलब ये किसका काम करेगा, तो ये काम करेगा कैथोड का। अब एग्जाम के दो क्वेश्चन सुन लो, पहले क्वेश्चन बताते जा रहा हूं, एग्जाम में यही पूछेगा। मैंने फिर बोला आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस समझने की दृष्टि होती है। यहां एग्जाम में पूछेगा कि शुष्क सेल के अंदर कैथोड का काम कौन करता है, तो आप बोलोगी कैथोड का काम करता है जस्ते का पात्र या जिंक करता है। और अगर पूछे एनोड का काम कौन करता है शुष्क सेल के अंदर, तो एनोड का काम करती है कार्बन की छड़। क्लियर, दो क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ नहीं पूछेगा। जितने तीन क्वेश्चन बोल रहा हूं, इनके अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है। बस दिमाग को यूज ले लो, साथ में ही याद करते चलो। मैंने कहा शुष्क सेल के अंदर अगर पूछा जाए कि कैथोड का काम कौन करता है, तो जस्ते का पात्र या जिंक करता है। और अगर पूछा जाए कि कार्बन की छड़ किसका काम करती है, तो एनोड का काम करता है। ठीक है, अगली बात सुनो। इस सेल के अंदर मैंने येलो रंग की कुछ बिंदियां बनाई हैं। इसका मतलब इस सेल के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ भरा होता है। और वो रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है, तो रासायनिक पदार्थ होता है NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2। नहीं पता होगा, मैं नीचे इनकी हिंदी भी लिख दूं। NH4Cl को बोलते हैं, आएंगे केमिस्ट्री में, ये बहुत काम की चीजें हैं NH4Cl, और ये अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। और ZnCl2 को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड। क्या है ये सेल के अंदर, ये रासायनिक पदार्थ है, और इन रासायनिक पदार्थों को सेल के अंदर बोलते हैं विद्युत अपघट्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन सुनो, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल मोस्ट लगाना एग्जाम में। इस तरह की क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। आपसे पूछेगा कि शुष्क सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या होता है। विद्युत अपघट्ट का मतलब जो विद्युत के प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करता है, विद्युत अपघट्ट के रूप में कौन होता है, तो आप बोलोगे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है या विलयन होता है। किस किस का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो कभी भी पूछा जाए शुष्क सेल के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत पूछेगा, विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्लियर है मेरी बात। और सुनो, ये जो कार्बन की छड़ है जहां रखी हुई है, ये वाला हिस्सा अगर मुझसे पूछा जाए क्या है, मैं इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दिया मैंने ना, ये यहां पर मैग्नीज ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण होता है। आपने देखा होगा कार्बन का चूर्ण, आपने एक थैली सी भी निकलती है, कभी सेल को फोड़ा होगा बचपन में, निश्चित फोड़ा होगा। अभी जीवन में एक बार तो सेल फोड़ते ही फोड़ते हैं, सोचते ही हैं, क्योंकि शुरू में बचपन में अपने वैज्ञानिक बनने की थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, वो तो बाद में पता चलता है कि हम क्या बनेंगे। तो बचपन में तो एक बार सेल को फोड़ के जरूर देखते हैं, तो काले काले रंग का पदार्थ निकलता है एक थैली के अंदर, तो एक कार्बन का चूर्ण होता है और मैग्नीज ऑक्साइड होता है, जिसके अंदर ये कार्बन की छड़ रखी होती है। अब एग्जाम पे आ जाओ दोस्तों, अगर मैं तुमसे बोलूं, तुमसे इस बात के बारे में बात करूं, तो तीन तरह के ड्राई सेल के बारे में तीन तरह के क्वेश्चन बताए मैंने। पहला क्वेश्चन क्या बोला, कभी भी पूछा जाए कि ड्राई सेल या शुष्क सेल के अंदर कैथोड का काम कौन करता है, जिंक या जस्ते का पात्र करता है। ठीक है, ऊपर का। दूसरा क्वेश्चन, अगर पूछा जाए शुष्क सेल के अंदर एनोड का काम कौन करता है, कार्बन की छड़। अगर पूछा जाए कि शुष्क सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड,
और ज्यादा पूछ लिया जाए तो कार्बन की छड़ किसके अंदर रखी होती है, तो मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर रखी होती है। क्लियर है, पेस्ट भरा रहता है उसका, बात की बात समझ लेना। एक और एक पूछ लिया जाए कि ये शुष्क सेल है ना, इसका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल कुछ भी नहीं है, वही बात है जो वोल्टेज होता है उसी को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। सेल के अंदर विभवांतर तो होता ही है, साथ साथ में विद्युत वाहक बल भी होता है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, मगर आप तो इतना याद रख ले लो, इस विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो इसका मतलब विभवांतर बोलो, विद्युत विभव है और विद्युत वाहक बल, बात एक ही है क्योंकि तीनों के मात्रक वोल्ट है। अंतर क्या है मैं आगे थोड़ा बताऊंगा। तो आपसे पूछा जाए कि सेल का, कौन से सेल का, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल या वोल्टेज कितना होता है, तो आप बोलोगे 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट। क्लियर? तो बिल्कुल याद रख लेना दोस्तों, अगर पूछा जाए कि शुष्क सेल का या ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो आप बोलोगे 1.5 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का? 1.5। क्लियर? अगली बात आ जाओ। नेक्स्ट, कुछ भी याद नहीं करना है, क्वेश्चंस बता दिए हैं मैंने। पहला बता दूं आपको, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, ये पहला क्वेश्चन कैथोड का काम कौन करता है, दूसरा क्वेश्चन एनोड का काम कौन करता है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, और चौथा क्वेश्चन कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए विद्युत वाहक बल कौन सा है, तो आप बोलोगे 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, कंप्लीट करो, मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया, डायग्राम से ही सब तरह के आंसर आपको बता दिए, खुद सोचो अपने आप, मैंने सब कुछ लिख रखा है डायग्राम के अंदर ही हिंदी को। अगला आ जाओ। नेक्स्ट, दूसरी बात अगर मैं बात करूं, दूसरा सेल कौन सा होता है मैं आपको बता दूं। शुष्क सेल के बाद अगला सेल आता है एक, जो आप सबको पता है, एक होता है लेकलांसी सेल। ये सब इंग्लिश नाम ही है दोस्तों, ठीक है ना, लेकलांसी सेल, ठीक है, ये इंग्लिश नाम ही है लेकलांसी, है ना। अगली बात सुनो, अगर इस लेकलांसी सेल की बात करूं, ये क्या है, बात को सुनना, कुछ भी नहीं, इतना सा, ये कोई पात्र है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रोड रखा होता है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड इस तरीके से रखा गया। ठीक है, अब देखो एक बार में समझ लो क्या क्या चीज है। ये किसकी छड़ है, तो आप बोलोगे ये Zn की छड़ है, जिंक की छड़ है, छड़ मतलब इलेक्ट्रोड है। क्लियर? ये कौन सा सिरा है, तो ध्यान रखना जिंक किसका काम कर रहा है, वही ऋण सिरे का। ये क्या है यहां पर, तो ये यहां पर भी कार्बन की छड़ है, सी मतलब कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रोड है, और ये किसका काम कर रहा है, तो प्लस का काम कर रहा है। क्लियर? अगली बात सुनो, ये क्या है, किसका विलयन होता है, तो याद रखना यहां भी होता है NH4Cl। NH4Cl आपको पता है क्या नाम है इसका, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, साथ में याद कर लो, अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड, और ये मैंने कहा किसका काम करेगा, मैं हिंदी लिख रहा हूं, ये कोई हिंदी मान लो इसको, और क्या है, विद्युत अपघट्ट का काम करेगा। ठीक है, और ये यहां पर सेम पहले की तरह ये कार्बन की छड़ किसमें रखी है, तो आप बोलोगे मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण। ठीक है, अब एग्जाम की बात आ जाओ, मेरी बात सुनो, जिंक का छड़, जिंक है ना, तुम तो ये बात याद रख लो, जिंक क्या काम करेगा सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जिंक ज्यादातर ऋण का काम करेगा, और ये यहां किसका काम कर रहा है, तो आप बोलोगे कैथोड का काम करता है। ऋण मतलब कैथोड, और प्लस का काम कार्बन की छड़ कर रही है, इसका मतलब ये किसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है। अब आ जाओ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वही काम एग्जाम में पूछेगा कि लेकलांसी सेल के अंदर एनोड का काम कौन सा इलेक्ट्रोड करता है, तो आप बोलोगे कार्बन की छड़। कैथोड का काम कौन करती है, तो क्या बोलोगे, जिंक की छड़। आपसे पूछा जाए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लेकलांसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट के रूप में या किसका सॉल्यूशन होता है, तो आप बोलोगे अमोनियम क्लोराइड। अब यहां जिंक क्लोराइड मिक्स नहीं है, केवल सिंपल क्या है, अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। क्लियर है मेरी बात को गौर करके याद रखना, इसे सिंपल नहीं पढ़ा सकता कोई आपको।
ठीक है, ये ध्यान रख लो एक बार में ही, क्योंकि इसीलिए मैंने डायग्राम पर जोड़ दिया है। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस सेल को समझ ही नहीं पाओगे। अरे सिंपल वे में याद करो ना दोस्तों, कैथोड का काम जिंक की छड़, सीधा है लेकिन गलत क्या होता है एग्जाम के अंदर, सीधी चीज इसलिए गलत हो जाती है जब कंफ्यूज करती है, आप उल्टा सीधा कर देते हो काम। जिंक की छड़ किसका काम करेगी, कैथोड। कार्बन की छड़ किसका, एनोड। और विद्युत अपघट के रूप में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। क्लियर है मेरी बात। और सुनो, अगर इस सेल का भी आपसे ये पूछा जाए कि लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, ठीक है, तो अगर पूछे कि इलेक्ट्रो कैरिंग फोर्स क्या होता है, तो याद रखना ये भी होता है 1.5 वोल्ट, सेम है उसी की तरह सुस सेल के अंदर। क्लियर। तो मैंने इस तरीके के आपको, ठीक है ना, हाँ सबका बातें मैं आपको बताता जा रहा हूं। देखो इससे सीधा नहीं होता, आप भी घर में क्या करोगे, आप भी कुछ नहीं करोगे, ऐसी डायग्राम बना के ये लिया, ये 2 इलेक्ट्रोड, ये जिंक का, ये कार्बन की छड़, ये इसका काम, ये किसका, टॉपिक कंप्लीट। साथ में रफ कॉपी लेके बैठो, अब हटा दो नोट्स बोर्ड्स, साथ में नोट्स तो बनते हैं, बनाओ जिन पर बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो नोट्स साथ में मेरे साथ पढ़ते रहो, रफ बनाते रहो, जितना हो सके जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करो। ठीक है, अगली बात सुनो। नेक्स्ट एक सेल और बताता हूं आपको, इसके बारे में भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। और उस सेल को क्या बोलते हैं, तो उस सेल को बोलते हैं बोल्टीय सेल। कौन सा सेल, बोल्टीय सेल। इस बोल्टीय सेल की बात करूं तो इसके बारे में सबसे पहले बात करूं तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो मैं सेल के बारे में बात कर रहा हूं कि इसकी जो खोज की थी ना, उस वैज्ञानिक को इस सेल के खोजकर्ता याद रख लेना, क्योंकि उसके नाम पर ही सेल का नाम पड़ा था इसलिए। तो इसके खोजकर्ता है एलसेंड्रो बोल्टा थे, वैज्ञानिक का नाम था। तो तुमको पता है जहां बोल्टा ही लग रहा है तो ऐसे छोटे, क्योंकि सेल का नाम भी बोल्टीय सेल है, तो कभी आपसे पूछता नहीं, लेकिन मैंने आपको काम की बता दी। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, फिर आ जाओ। यहां भी एक पात्र होता है, ठीक है, वही 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये पहला और ये दूसरा इलेक्ट्रोड करता है, ठीक है। वही एक किसका काम करेगा, प्लस का, एक किसका काम करेगा, माइनस। अब कौन सा प्लस और किसका होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां, अब देखना मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, ये जो प्लस है ना, ये किसकी छड़ है, यहां पर ये कॉपर की छड़ होती है, ठीक है। और जो माइनस वाली छड़ है यहां भी ये किसकी छड़ होती है, जिंक की छड़ होती है। अब देखो जो पढ़ने वाले होते हैं वो दिमाग को एक बात समझते हैं, तीनों ही सेलों के अंदर जिंक किसका काम कर रहा था, माइनस का काम कर रहा था, ठीक है। 2 सेलों के अंदर तो कार्बन की छड़ भी थी, कौन की, लेक्लांसी और बोल्ट। यहां अंतर आ गया, सॉरी बोल्टीय सेल में अंतर आ गया, तो एक छड़ किसकी हो गई, कॉपर की। तो कॉपर की जब प्लस का काम कर रही है, इसका मतलब कॉपर की छड़ किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। और जिंक की छड़ जब माइनस का काम करती है, तो इसका मतलब समझ लेना ये किसका काम करती है, तो आप बोलोगे कैथोड का काम करती है। क्लियर। क्या इसमें भी सॉल्यूशन भरा होता है, बिल्कुल भरा होता है। अब मुझे इसका आंसर तुम भी दे दो, चलो मैं देख लेता हूं, मैंने, ठीक है। अब आप कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने सर का मोबाइल मंगा लिया है, एक दूसरा मोबाइल मंगा लिया है किसी टेक्निकल टीम का, उसमें मैं देख रहा हूं आपके कमेंट। मुझे ये बताओ ये सॉल्यूशन तुम कितना पढ़ रहे हो, मैं ये भी देखता रहा हूं कि इसके अंदर किसका भरा रहता है बिलियन। बताओ जल्दी, आंसर दो मुझे जल्दी। देखो एक बात सुन लो, लखन मीना ने ये लिखा है मेरे लिए, क्या लिखा है, लखन शर्मा ने, जल्दी पढ़ाओ थोड़ा सर, जल्दी। एक बात सुनो, एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करोगे, मैंने बहुत प्रेम से तुमसे एक बात कह दिया, मैं आराम से आपका कोर्स कराता हूं, जल्दी और तेज। देखो एक बात तुम थोड़ा ये सोच के सुनो, जल्दी कराने से मुझे क्या दिक्कत आ रही, मैं तो जो काम मेरा 20 या 22, अब तुमने पहले तो बताओ, तुमने कोई ऐसा टीचर देखा है जो धीरे कराने की कोशिश करता है? ये तो पहला टीचर ऐसा होगा जो तुमको धीरा, मैं पहला हूं जो तुमको उल्टा खुद कर रहा हूं, रुक जाओ आराम से करते रहो, ये पहली बार सुनोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूं, तो तुम बीच में कुछ भी दिमाग मत लगाओ। जब मैंने तुमसे तो ये कह दिया कि 20 दिसंबर तक कोर्स हो जाएगा, बात खत्म करो ना, बात छोड़ो। अब जल्दी तेज, अब मैं जल्दी तेज क्या, मैं तेज कर दूंगा तो अभी तुम्हारे कुछ पल्ले, भाई ऐसी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं, ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करके मुझे ये बताओ कि बोल्टी सेल के अंदर कौन सा विद्युत अपघट के रूप में होता है, जल्दी बताओ। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड बोला है राम प्रसाद ने,
हाँ, प्रवीण कुमार मीना ने भी H2SO4 बोला, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोगों का एक ही आंसर है, ज्यादा कमेंट नहीं देखूंगा मैं। किसका होता है? तो H2SO4 का। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है और इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। आएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब मैं बताऊंगा कि ये है जिसको अम्लों का राजा भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या क्या चीज है तो मैं आगे उसी टाइम बात करूंगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और ये मैंने कहा किसके रूप में होता है, तो आप बोलोगे ये विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। क्लियर? और अगर पूछा जाए इस वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है मेरे दोस्त, क्लियर रूप से याद रख लेना, इसका विद्युत भाग होता है 1.08 वोल्ट। क्लियर? इसी का नहीं, डेनियल सेल का भी 1.08 वोल्ट होता है। क्लियर? तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। ये 4 तरह के क्वेश्चन बने। कॉपर की छड़ एनोड का काम कर रही है, जिंक की छड़ कैथोड का काम कर रही है, विद्युत अपघट्ट के रूप में कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल है और कितना विद्युत भाग बल होता है, तो आप बोलोगे 1.08 वोल्ट विद्युत भाग बल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जाओ। अगली बात करूं, फिर मैं बात कर रहा हूं। आपको क्या करना है दोस्तों, एक सेल कौन सा बता रहा हूं, एक सेल आ रहा है जिसका नाम है डेनियल सेल। इस डेनियल सेल को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है मुझसे पूछा जाए, क्योंकि आपसे कभी इतना ही पूछेगा प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन सा है, तो डेनियल सेल भी प्राथमिक सेल का उदाहरण है। आप इसका केवल याद रख लोगे विद्युत वाहक बल, कि इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल भी 1.08 वोल्ट होता है। मैं आपको पढ़ा इसलिए भी नहीं रहा हूं दोस्तों, आपको 11वीं क्लास के अंदर मिलता है। इसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है जो आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। वैसे कुछ लोगों के क्या दिमाग में रहेगा सर तो मैं आपको बताता हूं, इसमें थोड़ा अंतर होता है। इसमें 2 पात्र होते हैं, एक नहीं, कितने प्राप्त होते हैं? 2। ठीक है, ये 2 छड़ रखी होती हैं इसके अंदर भी। एक छड़ यहां जिंक की छड़ होती है और एक छड़ होती है कॉपर की छड़ होती है। और जो सॉल्यूशन भरा होता है ना, तो सुनना, जिंक की छड़ ZnSO4 के अंदर होती है, जिंक सल्फेट के अंदर, और कॉपर की छड़ होती है वो कॉपर सल्फेट के अंदर होती है। देखो कुछ भी नहीं है, जिंक ZnSO4, कॉपर कॉपर सल्फेट के अंदर। लेकिन अंतर है दोस्तों, यहां जिंक है ना, ये कैथोड का काम नहीं करता, यहां जिंक की छड़ एनोड का काम करती है, जबकि कॉपर की छड़ है यहां कैथोड का काम करती है। अब मैंने इसलिए आपको नहीं बोला कि एग्जाम में पूछेगा नहीं, जब मैं कह रहा हूं तो नहीं पूछेगा, ध्यान रख लेना। इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करने का, क्योंकि एक ऐसा आ गया जहां जिंक किसका काम कर रहा है? एनोड। और फिर ये सेल जुड़े कैसे होते हैं, तो एक सेतु लगा होता है इसके बीच में, ऐसे सेतु बंध, जो इन 2 सेलों को जोड़ने का काम करता है, जो किसका होता है? KCl का लगा होता है, पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ये अलग प्रोसेस है इस सेल की, जो आपसे कभी नहीं पूछ जाती है, लेकिन सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। ये एनोड का जिंक काम करता है, कैथोड का कॉपर काम करता है। ये कॉपर सल्फेट के विलयन में होता है और जिंक सल्फेट के विलयन में होता है। तो आपसे कभी नहीं पूछने वाला, आप इतना याद रखना, मुझसे पूछा जाए, मैंने तो डायग्राम बना दिया, अगर आपकी इच्छा हो तो जैसे याद कर लेना, लेकिन आप इतना याद रखना कि डेनियल सेल का विद्युत भाग बल कितना होता है, तो आप बोलोगे 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। ये सेल तो कौन सा हो गया? प्राथमिक। अगली अगर मैं बात करूं तो अगला सेल आता है, वो कौन सा? सेकेंडरी सेल आता है। कौन सा? सेकेंडरी, जिसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेल। कंप्लीट है? हां, क्या होता है आप खुद ही बताओ। द्वितीयक सेल की बात करूं तो इसके बारे में 2-3 बातें याद रखोगे। द्वितीयक सेल के अंदर क्या क्या और क्या क्या नहीं होती। पहला, द्वितीयक सेल में एक बात याद रखना कि द्वितीयक सेल वो सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन बात को सुनना, रासायनिक ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता ही करता है, लेकिन मैं एक निशान इधर भी लगा रहा हूं, विद्युत ऊर्जा को भी किसमें कन्वर्ट कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में। कब करता है, कैसे करता है, मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये सेल वो है जब हम सेल को, लेकिन अंतर है भाई दोस्तों, सुनना भी बात, जब हम सेल का उपयोग करते हैं, उपयोग का मतलब किसी भी चीज को हम चला रहे हैं सेल के द्वारा, तब क्या करेगा सेल? जैसे ये मेरा माइक ही ले लो, ठीक है, इसके अंदर सेल लग रहा है। ये जो सेल है ना, वो किस सेल का उदाहरण है? द्वितीयक सेल का। क्यों है
कि अब सेल क्या काम कर रहा है, जब इसको यूज ले रहा हूं उस समय ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कुछ देर बाद इस सेल को मैं चार्ज करने पर लगा देता हूं। जब चार्ज पर लगाता हूं तो तब क्या करता है ये कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा थी उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। अब देखो दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। द्वितीयक सेल को यूज करते समय कौन सी ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, तो आप बोलोगे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। और कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि द्वितीयक सेल को या सेकेंडरी सेल को या किसी सेल को चार्ज करते समय क्या होता है, तो चार्ज करते समय बोलोगे कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड, तो इसका मतलब इस सेल का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल क्लियर, सही बात है, दोबारा उपयोग किया जा सकता है, क्लियर शॉर्ट में। तीसरा, इस सेल को क्या किया जा सकता है, इस सेल को चार्ज किया जा सकता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, याद रखो अपनी बात, साथ में रफ कॉपी में लिखते चलो, क्लियर। हां, और बोलो क्या किया जा सकता है। इसका मतलब ये उत्क्रमणीय है कि रिवर्सिबल है कि नॉन रिवर्सिबल है, इसका मतलब ये तो दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है। इसका मतलब इसके अंदर जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय। रासायनिक विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में, इसलिए कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पॉइंट इसलिए लिखाए जाते हैं दोस्तों, आजकल एग्जामों का दूसरा तरीका सुन लो आप, और रेलवे में भी ऐसा हो सकता है, ध्यान रख लेना। आजकल होता भी है, आजकल नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। उसका कारण है दोस्तों, जब जो लोग पॉइंट टू पॉइंट याद करते हैं ना, जो लोग डायरेक्ट रट लेते हैं, ऐसे जब क्वेश्चन नहीं वाले और गलत वाले आते हैं तब वो आंसर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आपसे जब किसी चीज को क्लियर रूप से पूछेगा, इनमें से कौन सा सही है गलत, जैसे क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा गलत है, तो 3 सही पता होने चाहिए आपको। जब तक 3 सही नहीं है तब तक आपको गलत का पता कैसे चलेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको पूरे क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आजकल सही गलत वाले ज्यादा पूछ जाते हैं। अगली बात आती है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में यह आता है, बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है इसका। एक आता है सीसा संचायक सेल, ठीक है, और एक कौन सा होता है, एक आता है क्षारीय सेल। ठीक है, इसके मैं दूसरे 2-3 नाम और भी बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इसको बारे में। अभी आप शॉर्टकट में मेरी बात को याद रखना। मैंने कहा 2 तरह के सेल हैं, एक सीसा संचायक सेल है, क्षारीय सेल है। वैसे ये भी नहीं आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में 99 क्या 100% एक ही सेल के बारे में पूछता है, सीसा संचायक सेल। और ज्यादातर उदाहरण पूछेगा कि द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन सा है, तो आप बोलोगे सीसा संचायक सेल। अगली बात आ जाओ, अगर मैं इस सीसा संचायक सेल की बात करूं तो सबसे पहले मैंने यही ले लिया, सीसा संचायक सेल। हां भाई दोस्तों, वही डायग्राम के द्वारा बता दूं मैं आपको क्लियर रूप से, बहुत अच्छी तरह सुन लेना, समझ लेना। ये कोई सेल है, ठीक है। अब देख लो, सुन लो, मैंने क्लियर रूप से 2 कलर बना दिए। एक ब्लू कलर बनाया है जो जालीदार है, इसमें जालीदार बना दिया क्योंकि लाइनें खींच दी मैंने। अब मेरी बात को सुनो, यहां पर ये वाली जो छड़ है ना येलो कलर की, ये लेड की छड़ होती है। लेड यानी होता है सीसा, इसलिए पीबी की छड़, इसलिए नाम था सीसा संचायक सेल। और इसमें जो जालीदार छड़ ये वाली है, ये वाली जालीदार, ये किसकी है, तो आप बोलोगे ये लेड ऑक्साइड PbO2 की है, लेड ऑक्साइड की छड़। ठीक है, यहां इस छड़ के अंदर याद रख लेना, ये लेड ऑक्साइड है मेरे, इस तरीके से
ये बन गया, और ये किसका काम करेगी, प्लस का। और इसके अंदर जो ये वाली छड़ है, ये देखो, ये किसका काम करेगी, तो ये करेगी माइनस का। क्लियर रूप से मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना क्या है क्या नहीं है, मैंने आपको क्लियर रूप से कर दिया। अब मेरी बात को फिर गौर करके सुनो। इसका मतलब ये जो प्लस है, तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, लेड ऑक्साइड, तो यहां एनोड का काम कर रहा है। और लेड की छड़ किसका काम कर रही है, तो क्लियर याद रखना, ये कैथोड का काम कर रही है। क्लियर। अगली बात आती है कि आप कहोगे मैं इस कलर से बना दूं कि इसके अंदर सॉल्यूशन किसका भरा होता है। क्लियर दोस्तों, सॉल्यूशन की बात करें, किसका सॉल्यूशन भरा होता है, तो जो पढ़ने वाले हो उन सबको पता हो इसके अंदर किसका भरा होता है, H2SO4 का होता है। ठीक है, विद्युत अपघट के रूप में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको 3-4 तरह के क्वेश्चन यहां भी बता दिए। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लेड की छड़ किसका काम करती है, कैथोड का, लेड ऑक्साइड की छड़ किसका काम करती है, एनोड का काम करती है, और अगर पूछे विद्युत अपघट के रूप में किसका उपयोग किया था सीसा संचायक सेल के अंदर, तो आप बोलोगे विद्युत अपघट के रूप में H2SO4 का। अरे कौन सा, H2SO4 का उपयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है। क्लियर है दोस्तों, इतना आपको कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। क्लियर है मेरी बात। तो मैंने ये कहा कि विद्युत अपघट के रूप में कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इतना आप कम से कम इस बात को याद रखना। और अगर पूछा जाए, अब मेरी बात को सुनो, सीसा संचायक सेल के बारे में एक बात ये भी बताता हूं कि इस सेल का उपयोग कहां होता है। ये जो बैटरी होती है ना, वो कौन सी होती है, सीसा संचायक सेल होती है। समझो मेरी बात, बैटरी क्या है, बैटरी समझो क्या होती है, बैटरी होती है जो सेलों से मिलकर बनी होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या है ये, यहां पर सेल है दोस्तों। ठीक है, जितने बोल्ट की, जैसे यहां एक सीसा संचायक सेल में अगर मैं बात करूं, एक सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स, अगर मैं बात करूं विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 वोल्ट होता है। अंतर सुनो, 2 वोल्ट का मतलब क्या है, ये पूरा सीसा संचायक सेल, तो देखो ये डिपेंड करेगा कि आप ये मत कहना कि सीसा संचायक सेल आप बोलोगे 2 वोल्ट का होता है। इसका मतलब ये सीसा संचायक सेल है एक। अब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 सेल है, तो 7 दूनी 14 वोल्ट की बैटरी होगी। मतलब आप जितना सेल जोड़ते चले जाओगे उतने वोल्ट की क्या बन जाएगी, बैटरी। मतलब बैटरी किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बोलोगे बैटरी सेलों से मिलकर बनी होती है। क्लियर है मेरी बात। इसका मतलब बैटरी भी तो एक तरह से क्या है, सेल ही है, बस ज्यादा सेल जोड़ दिए तो क्या बन गई, बैटरी। और एक सेल का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हमेशा याद रखना, विद्युत वाहक बल पूछे 2 वोल्ट में, लेकिन 2 वोल्ट यहां समझ लेना एक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, जितने सेल की बैटरी बनाते जाओगे, फिक्स थोड़ी करोगे यार, बैटरी तो छोटी भी आती है बड़ी भी आती है। जितने वोल्ट की बैटरी आप जितने सेल जोड़ते जाओगे उतने वोल्ट की क्या बन जाएगी, बैटरी। इतना आपको कम, हाँ 2.2 बोलो या लगभग 2 वोल्ट बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बार बहुत सी चीज लिख दी जाती है, उन बातों को गौर करने की बात नहीं होती है। लगभग 2 वोल्ट की बोलते हैं, या 2.1 या 2 वोल्ट की भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो घबराओ मत। ये मैंने आपको सीसा संचायक सेल बता दिया। अगली बात सुनो। अब अगला आता है, अगर मुझसे पूछा जाए तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बता दूं, आपके एग्जाम्पल के लिए याद रख लेना, कभी ऐसा हो जाए। एक सेल और होता है क्षारीय संचायक सेल। मैं बताऊंगा इसका नाम क्षारीय क्यों पड़ा। अगर मैं बात करूं क्षारीय बोलते हैं बेस। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। इस क्षारीय संचायक सेल का सबसे पहले तो एक काम करना, इस सेल के बारे में एक बात याद रख लेना, इस सेल का एक नाम और है, इसी सेल को एडिशन सेल भी कहते हैं। बहुत बार याद रखना, क्षारीय संचायक सेल को एडिशन, या इसी के बारे में एक बात और रखना, इसको निकिल आयरन सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल, निकिल आयरन। मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना मेरी बात दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा 3 नाम बता दिए आपको, आप तो ये समझ लो, क्षारीय संचायक सेल बोले, एडिशन सेल बोले, या निकिल आयरन सेल, बात एक ही है। और तीनों कैसे सेल हैं, तो आप बोलोगे तीनों सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल। अगर इस क्षारीय संचायक सेल की बात करूं तो यहां मैं शॉर्ट में इसका डायग्राम ना बना के मैं आपको बता दूं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने, 2। सुन लो मेरी बात, क्योंकि मैं काम की बात बता दूं आपको, ये लो।
ठीक है। एक क्या होता है, एक निकिल हाइड्रोक्साइड का होता है NiOH होल ट्वाइस, और एक क्या होता है Fe2O3 का होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है। ठीक है। निकिल हाइड्रोक्साइड यहां किसका काम करता है अगर मुझसे पूछा जाए, निकिल हाइड्रो, हाँ मैंने कहा इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों, एक क्या होता है NiOH होल ट्वाइस और एक होता है Fe2O3। लेकिन काम की बात सुनो, क्षारीय संचायक सेल में कभी तुमसे यह पूछ लिया जाए कि इस सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो विद्युत अपघट्ट के रूप में इसमें उपयोग किया जाता है KOH। नहीं पता हो तो इसका नाम लिख दूं, इसी को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ समझ में आया क्या? मतलब जहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या विद्युत अपघट्ट है, और आप सबको पता है OH लग रहा है KOH है, तो ये कैसा विद्युत अपघट्ट है? क्षारीय, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्षारीय संचायक सेल पचा। तो ये ऐसा सेल है जिस सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में क्षारीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसलिए अगर मुझसे पूछा जाए, कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों, 100% याद रख लेना, तुम कभी तुमसे एग्जाम में पूछेगा ना तो इतना पूछेगा कि क्षारीय संचायक सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या होता है, तो KOH होता है। और कभी पूछा जाए इसके नाम, और याद रखना एडिशन सेल और निकिल आयरन सेल भी इसके नाम है, जो एग्जाम में आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? ये बात मैंने आपको सेलों के बारे में बताई है। कोई भी बात आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आप बिल्कुल बता देना। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात और सुनो, फिर मेरी बात को सुनो। एक और बताता हूं, ये बात सब लोग पढ़ते हैं, सबको इन चीजों के बारे में पता होता है, लेकिन एक बात होता है, एक बार क्या करते हैं लोग रटते हैं ना, तो बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये कंफ्यूज दूर करना और आप एक एक चीज को याद रखना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करता हूं। आपसे इस साल एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि तुमसे कह दे कि इनमें से कौन सी सेल समीकरण है, सेल समीकरण। अब मुझे आंसर आप दोगे सेल समीकरण कौन सी होती है, लिख के दो जल्दी से। कोई लिख सकता है सेल समीकरण? जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ, सेल समीकरण कौन सी होती है? कोई बता सकता है क्या? दस से दूसरी क्लास है सर, 10 बजे से कैसे हो गई भाई दूसरी क्लास? जल्दी बोलो सेल समीकरण। अरे कैडमियम सेल को रहने दो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं। सेकेंडरी सेल के अंदर आता, कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना? आप इस पे आइए, ठीक है। सेल समीकरण मुझे एक बार बता दो। 10:30 पे होगी मैथ की क्लास? हाँ पूरी लिखनी है बिल्कुल। हाँ कुछ अक्षय चौहान जरूर आया है अभी काम की बात पे। हाँ सर, किसी को नहीं पता, ये बात याद रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, इसी साल एक लड़के ने जरूर लिखा है सही, अक्षय चौहान जिसका नाम है। मेरी बात को सुनना, इस साल हो सकता है एग्जाम में कि आपसे पूछे सेल समीकरण, बिल्कुल रट लेना। सेल समीकरण होती है B बराबर E प्लस माइनस IR। देख लो, ये सेल समीकरण होती है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, कभी कोई एग्जाम में पूछे जाए कि सेल समीकरण, आपसे सवाल पूछेगा, ध्यान रखना सवाल पूछ सकता है, तो कहीं कहीं सवाल नहीं बनेगा इसमें से, क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं, इतना टफ सवाल कभी नहीं पूछ सकता। लेकिन सवाल ना पूछकर इस साल समीकरण पूछ सकता है। क्योंकि देखो आप सोचो, मैं फिर बोल रहा हूं एक पॉइंट आगे चलो, वो पूछेगा उससे क्या, हर बार सेलों के बारे में पूछे, आपकी बार वो कह दे कि सेल समीकरण कौन सी होती है, 4 लिख के दे दे, तो आप बोलोगे B बराबर E प्लस माइनस IR होते। आप पूछोगे सर ये क्या है, तो देखो V क्या है यहां पर, याद रखना विभवांतर। विभवांतर आप सब जानते हो। E क्या है, तो E होता है विद्युत वाहक बल। बार बार आ रहा था, आपको ध्यान हो तो, विद्युत वाहक बल। क्लियर? I सबको पता है, I क्या होती है, धारा। और स्मॉल r है, ये क्या होता है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये लिख दूं मैं, लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है,
सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले विभवांतर। विभवांतर तो कोई दिक्कत नहीं, सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच जो विभव का अंतर होता है ना, वो विभवांतर होता है। मैं बार बार भी बता चुका हूं। आप कहोगे सर विभव और विद्युत भाग बल में अंतर क्या है? अब मेरी बात को सुनना। विभवांतर हो तो मैंने कहा कि ये कोई सेल है और ये दो इलेक्ट्रोड है, इनके विभव में जो अंतर होता है ना, वो तो विभवांतर हो गया। लेकिन विद्युत भाग बल क्या होता है? E बराबर, हमेशा याद रखना, E बराबर W/Q होता है। आप कहोगे सर V बराबर भी W/Q होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि दोनों का ही मात्रक वोल्ट होता है। लेकिन यहां परिभाषा है कि एक कूलाम आवेश को सेल के पूरे परिपथ में ले जाने के लिए जितना कार्य किया जाता है वो उसका विद्युत भाग बल होता है। जितना कार्य किया जाता है वो क्या होता है? विद्युत भाग बल। आप कहोगे चीजें दोनों सेम है, लेकिन अंतर याद रखना एक, कि हमेशा याद रखना कि E का मान V से ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सेल के अंदर हमेशा विद्युत भाग बल का मान विभवांतर से ज्यादा होता है। ठीक है, अगली बात, प्लस माइनस IR, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। ये कब आएगा, कैसे आएगा? तुमसे सेल समीकरण बोले, यही लिखोगे प्लस माइनस आर। फिर इनका यूज कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक मतलब सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट है, कोई भी सेल है, जैसे मैंने कह रहा था अमोनियम क्लोराइड भरा है कोई भी सेल के अंदर, तो समझ लो इस विद्युत अपघट्ट के द्वारा जो प्रतिरोध लगता है ना, उस सेल को, जो परिपथ में धारा के प्रभाव में बाधा उत्पन्न की जाती है, उसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए, तुम दोस्तों चक्कर में ही मत पड़ो, क्योंकि तुमको याद नहीं रह पाएगा। तुम एक बात याद करना, डायरेक्ट रट लो समीकरण। कभी तुमसे पूछे सेल समीकरण क्या है, तो V बराबर E प्लस माइनस IR, लेकिन अंतर है। सेल समीकरण में यही आंसर दोगे, लेकिन अगर तुमसे यह कहे, मैं दूसरा पेन ही ले लूं, सेल को आवेशित करते समय कुछ समझ में आया? आवेशित मतलब जब आप सेल को चार्ज कर रहे हो, उस समय ये समीकरण क्या बनती है? तो उस समय ये समीकरण बनती है, ये लो मैं इस पेन से लिख देता हूं, V बराबर E प्लस IR। अब प्लस यूज होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सेल समीकरण पूछे, यही बोलोगे प्लस माइनस IR। लेकिन कहे कि सेल को चार्ज करते समय, आवेशित करते समय सेल समीकरण क्या होगी? तो V बराबर E प्लस IR। अब तो चार्ज कर रहे हो तो प्लस ही होगी, लेकिन अगर आप इस सेल को निरावेशित करते, निरावेशित मतलब निरावेशित कब करोगे? जब इस सेल को आप यूज ले रहे हो, कि जैसे मैं अब यूज ले रहा हूं माइक में, तो उस समय क्या हो रहा है? सेल को निरावेशित करते समय क्या करते हैं? तब याद रखना, उस स्थिति में हम क्या करते हैं मेरे दोस्त? उस स्थिति में V बराबर E माइनस IR, उस स्थिति में इसका उपयोग होता है माइनस का। ठीक है, तो आप क्लियर याद रख लेना, कभी भी तुमसे पूछा जाए कि सेल समीकरण, तो B बराबर E प्लस माइनस IR। अगर पूछे सेल को आवेशित करते समय B बराबर E प्लस IR, और सेल को निरावेशित करते समय क्या होता है? V बराबर E माइनस IR होता है। ठीक है दोस्त, ये क्लियर रूप से आपको पता होना चाहिए। और ये जो मैंने बताई हैं ये क्या है? तो दोस्त याद रखना, ये है सेल समीकरण। और मैंने इसीलिए आपसे कहा एग्जाम में हो सकता है दोस्तों आप इस साल कुछ एक पॉइंट बढ़ के पूछा जा सके, और वो एग्जाम में सेल समीकरण दे रखा है, तो आप डायरेक्ट आप समीकरण याद कर लेना, एग्जाम में आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें कुछ काम की मैंने आपको बता दी हैं, जिनको आप लेके चलना। एग्जाम में आपसे कोई ना कोई चीज पूछी जाए, ध्यान रखो। ये सेल था, और इसी के साथ आपका आज की क्लास का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इतने दिन से चल रहा था, और वो टॉपिक था इलेक्ट्रिक या विद्युत, जिसको मैंने कंप्लीटली आपको कुछ 10th क्लास की बुक से भी कुछ ज्यादा पढ़ाया है। जितना मैंने बताया है उनको याद रखो, एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, कोई ना कोई पूछा जा सकेगा। आप मेहनत करते रहिए, ध्यान रखिए। अब मैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, और वो टॉपिक कौन सा है मैं क्लियर कर दूं। 10th क्लास की बुक के मैंने कहा पहला टॉपिक था प्रकाश, जो कंप्लीट है। दूसरा टॉपिक है विद्युत, और तीसरा टॉपिक आता है 10th क्लास की बुक के अंदर। और वो टॉपिक कौन सा आता है तो मैं आपको बता दूं, वो टॉपिक आता है चुंबक। ठीक है, ये चुंबक जो 10th दे रखा है 10th क्लास की बुक के अंदर, उस टॉपिक का नाम दे रखा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैं एक्चुअल में
जो टॉपिक दे रखा है वही नाम लिख दूं आपको। आपका जो टॉपिक दे रखा है इसका मतलब होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के लिए। अगर मुझसे पूछा जाए एग्जाम में हर बार, क्योंकि आपको ध्यान हो, मैं नाम के लिए बता दूं, 3 चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक ट्रांसफार्मर, एक जनरेटर, एक मोटर, इसी में आती हैं और उनको बहुत पूछा जाता है, लेकिन वो बाद की बात है। सबसे पहले मैं इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से एक टॉपिक ले रहा हूं और उस टॉपिक का नाम क्या है, तो सबसे पहले मैं तुमको चुंबक के बारे में बता रहा हूं। ये चुंबक क्या होती है, क्या नहीं होती, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, मैं आपको सिंपल जानकारी किसके बारे में दे रहा हूं, चुंबक के बारे में। और दोस्तों बहुत आराम से और बहुत तरीके से पढ़ना है ना। बहुत बार क्या करते हैं दोस्तों, अब आपकी बुक के अंदर इतना बातें चुंबक के बारे में नहीं मिलेंगी, लेकिन कभी कभी एग्जाम में छोटे पॉइंट में से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये चुंबक है क्या, और इसकी मैं कुछ जानकारी बताता हूं, सामान्य जानकारी सुनना। अगर इस चुंबक की बात करूं तो सबसे पहले इस चुंबक के बारे में किसी को पता लगा था ना, तो एक सेफर्ड को लगा था। सेफर्ड मतलब इसको जो सबसे पहले पता लगा था, वैसे कौन सी जगह पता लगा, मैं आपको जगह का नाम बता दूं। सबसे पहले इस चुंबक के बारे में पता लगा, उस स्थान का नाम था ग्रीस। क्या नाम था, ग्रीस। और इस ग्रीस जो स्थान था, इसी का एक प्रांत था, मैं फिर बोल रहा हूं प्रांत। कौन सा प्रांत, उस प्रांत का नाम था मैग्नीशिया। इस प्रांत के अंदर सबसे पहले इस चुंबक के बारे में किसी को पता लगा था। सुनना मेरी बात, मैं बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं इसके बारे में, एग्जाम में कभी आ जाए तो याद रखना। मैंने कहा सबसे पहले चुंबक का पता किस जगह लगा, ग्रीस के प्रांत, किसमें लगा, मैग्नीशियम। जल्दीबाजी मत करना, आधा अधूरा पड़ा होगा, मैं पूरा बता रहा हूं आपको। इस ग्रीस में जो पता लगा था, यह पता किसको लगा था, तो एक पता लगा था, वो पता लगा था एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति को। भेड़ चराने वाला व्यक्ति होता है, इसको बोलते हैं सेफर्ड। क्लियर, सुनो। कोई नहीं, कोई पहाड़, एक ग्रीस का जो मैग्नीशिया प्रांत था, कोई पहाड़ पर एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति था। वो भेड़ चरा रहा था तो उसको एक पत्थर दिखा। क्या दिखा, पत्थर। उस पत्थर को देखने के बाद उस पत्थर को वो लेके गया। उस पत्थर के बारे में उसने देखा, अब कोई वैज्ञानिक नहीं है, एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति को इस चुंबक के बारे में सबसे पहले पता चला। उस पत्थर को ले गया और उसने देखा कि ये पत्थर तो ऐसा था कि किसी लोहे की चीज के पास ले जाते हैं तो उसको अटैक करने की कोशिश करता है, उसको आकर्षित करने की चीज करता है। इसलिए इस भेड़ चराने वाले व्यक्ति ने क्या किया, ये बात और 2-4 लोगों को बताई कि भाई ऐसे समझदार लोगों को बताई, पढ़े लिखे लोगों को बताई, मुझे ऐसी चीज मिली है। तो सबसे पहले इस पत्थर को क्या नाम दे दिया गया, इस पत्थर को नाम दिया गया जादुई पत्थर। अरे कैसा पत्थर, जादुई पत्थर। और उन्हीं लोगों ने फिर जाकर इस जादुई पत्थर को सर्वप्रथम क्या बोला, इसको नाम दिया, ये ध्यान रखना, जिस प्रांत में ये मिला था उसी के नाम पर सबसे पहले चुंबक का नाम क्या दिया गया, मैग्नीशिया दिया। मेरी बात को याद रखना। आप कहते हैं कि मैग्नीशिया, तो हमने चुंबक का नाम, इसलिए मैंने कहा प्रांत था मैग्नीशिया, और उस प्रांत के नाम पर ही चुंबक का नाम सर्वप्रथम क्या बोल दिया गया, मैग्नीशिया बोला गया। ठीक है, उससे भी पहले क्या बोला गया, जादुई पत्थर। अब काम की बात आओ, फिर आप बोलोगे सर ये चुंबक नाम किसने दिया, तो फिर सुनो, इसके बाद, इनके बाद एक जगह में इधर लिख रहा हूं, अगर मुझसे पूछा जाए इधर लिख दो, चलो। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया और उसका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। विलियम क्या था, गिलबर्ट। क्लियर, ये याद रखना, विलियम गिलबर्ट। इस वैज्ञानिक ने एक बुक लिखी थी, अगर मुझसे बात करूं, उसका नाम था डी मैग्नेटा। इसकी एक बुक थी, पुस्तक डी मैग्नेटा, मैं लिख दूं इसके ऊपर, पुस्तक थी। उस पुस्तक के अंदर इसने फिर इसका क्या नाम दिया, तो इसको क्या नाम दिया, चुंबक नाम दिया, मैग्नेट नाम दिया। तो कभी पूछा जाए कि चुंबक को चुंबक नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप बोलोगे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया, और इसकी बुक थी द मैग्नेटा। देखो द मैग्नेटा ही बोलते हैं, आप बोलो सर लिखा तो डी है, यूएसए के अंदर द को THA नहीं लिखते हैं, DE लिखते हैं, ये याद रखना, इसलिए इसका नाम डी मैग्नेटा या द मैग्नेटा बोलते हैं। अब मेरी बात को सुनो, आपको क्या याद रखना है,
सबसे पहले चुंबक का नाम, अब आप डायरेक्ट आ सकते हो, क्या बोला? मैग्नीशिया। किसने? भेड़ चराने वाले व्यक्ति जिसने जादुई पत्थर या मैग्नीशिया इसको नाम दिया। क्लियर है क्या? अगली बात सुनो, चुंबक नाम किसने दिया? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया। क्या नाम दिया? चुंबक। किस बुक में? डी मैग्नेटा में दिया। ठीक है, ये चुंबक की एक नॉर्मल और एक, क्लियर है? मैग्नीशिया, देखो एक बात समझो, वहां मैग्नीशिया को ऐसे ही लिखा गया था, ये भी ध्यान रखने वाली बात थी। ठीक है ना, ये बात वो मैग्नीशिया नहीं जो आप सोच रहे हो। अगली बात सुनो, अब बात आती है, फिर नॉर्मल जानकारी सुनना, फिर मैं आपकी 10th क्लास की बुक पे आऊंगा जो आपके टॉपिक हैं। अगर चुंबक की बात करूं तो सबसे पहले आप क्या याद रखोगे? चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ चुंबक। अगर प्रकार की बात करूं तो दो तरह का चुंबक होता है, मेरी बात को सुनना। एक सबको पता है, एक होता है जिसको बोलते हैं स्थायी चुंबक। क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। और एक कैसा होता है? एक चुंबक होता है, उसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। ये बहुत बार गलती कराते हैं, छोटी छोटी चीजें याद रखना। अस्थायी चुंबक, और इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी चुंबक को इसको बोलते हैं टेम्परेरी। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात को सुनो, दो तरह की चुंबक हो गई, एक स्थायी चुंबक हो गई और एक चुंबक हो गई, उसको मैंने क्या बोल दिया? अस्थायी चुंबक। क्या अंतर है? सबसे पहले मैं आपको इस अस्थायी के बारे में बात करता हूं, ठीक है, फिर मैं इस स्थायी के बारे में बात करूं। आपसे कभी पूछा जाए कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, आंसर दो मुझे। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बहुत पढ़ा है चुंबक, तो आप मुझे बताओ कि अस्थायी चुंबक बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, आंसर दो जल्दी से। भाई ऐसे मत करो, सारणी बना के बता दो। क्या सारणी? जब मैंने एक एक टॉपिक समझा दिया आपको तो सारणी खुद बनाओ ना। मैं क्या सारणी? मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाना है भाई, मेहनत तो आपको करनी है। मिश्रित सेल को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। वोल्ट मीटर अमीटर पहले ही बता दिए थे मैंने। हाँ, राजकुमार मीना ने बोला नरम लोहा अस्थायी चुंबक में। एक लिख रहा अक्षय चौहान सिलिकॉन, नहीं भाई, नरम लोहा कुछ लिख रहे हैं आयरन। ठीक है, हाँ, तो चार लोगों ने लिखा है। बस काम की बात सुनना, ये बिल्कुल सही बात है कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो क्लियर याद रखना, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं। सॉफ्ट आयरन का मतलब किसका? नरम लोहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। कभी भी पूछा जाए कि अस्थायी चुंबक में किसका उपयोग करते हैं तो आप बोलोगे नरम लोहे का उपयोग करते हैं। और अस्थायी चुंबक क्या होती है? जो आसानी से विचुंबकित हो जाती है। विचुंबकित का मतलब डीमैग्नेट, विचुंबकित हो जाती है, वो क्या होती है? अस्थायी चुंबक होती है। और इसी के बारे में एग्जांपल बता दूं, इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसी का उपयोग विद्युत घंटी के अंदर होता है। कभी भी पूछा जाए कि विद्युत घंटी के अंदर कौन सी चुंबक होती है, स्थायी क्या अस्थायी? अस्थायी चुंबक होती है। एक मोटर पढ़ाऊंगा, मोटर के अंदर भी इसी का उपयोग होता है। और एक जनरेटर या जनित्र पढ़ाऊंगा, इनके अंदर भी अस्थायी चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अब आ जाओ स्थायी चुंबक। तुमको तो नहीं पता होगा, मैं क्लियर करके बता दूं। स्थायी चुंबक भी दो प्रकार की होती है। एक होती है फेराइट मैग्नेट, सुन लो, या इसी का दूसरा नाम भी बता दूं, इसी को बोलते हैं सिरेमिक मैग्नेट। मैं आज आपको बहुत चीजें क्लियर कर रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें गलती कर रहे हैं, ठीक है। और एक कौन सी होती है? तो एक सुना होगा स्थायी चुंबक में, एक होती है, वो होती है एल्निको। ये तो सबने सुना होगा। एल्निको का मतलब होता है एल्युमिनियम निकिल प्लस कोबाल्ट से मिलकर बनी होती है। और ये एक अलॉय होती है। अलॉय मतलब इसको बोलते हैं मिश्र धातु। चलो समझ लो, पहले बहुत बार पूछे जाएगा कि एल्निको मिश्र धातु का उपयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखना, मैं लिखवाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर, स्थायी चुंबक बनाने में याद रखना कि जो परमानेंट चुंबक होती है ना, उस चुंबक का मतलब होता है कि उसका चुंबकीय गुण जल्दी से नष्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसका चुंबकीय गुण बना रहता है। और उस चुंबक को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दो चीज, वो दो तरह की होती है। एक तो फेराइट मैग्नेट होती है स्थायी चुंबक, और एक एल्निको होती है। ज्यादातर हम एल्निको के बारे में बात करके रख देते हैं, लेकिन एल्निको ही नहीं, एक फेराइट मैग्नेट भी होती है, इसका दूसरा नाम भी है। इस फेराइट मैग्नेट को सिरेमिक मैग्नेट बोलते हैं।
और जो एल्निको होती है ये एक मिश्र धातु होती है जो एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट तीन से मिलकर बनी होती है। बहुत बार पूछेगा स्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? एल्निको का। किससे मिलकर बना होता है? नाम से पता चल रहा है, एल मतलब एल्युमिनियम, नी यानी निकिल और को यानी कोबाल्ट। क्लियर? आप पूछोगे सर ये फेराइट मैग्नेट क्या होती है, तो मैं क्लियर याद रखना, ये फेराइट मैग्नेट को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यूज किसका करते हैं, तो आप बोलोगे इसको बनाने के लिए आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका? आयरन ऑक्साइड। अंतर क्या है? आयरन ऑक्साइड का तो उपयोग करते हैं लेकिन इसमें दो चीज भी मिलाते हैं, एक बेरियम कार्बोनेट मिलाते हैं या इसके अंदर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। मैं नीचे लिख दूं, ये दो भागों में बांट दिया, या तो इसमें बेरियम कार्बोनेट, कहां सुना होगा आपने? नहीं सुना होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेरियम कार्बोनेट या शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, या हम स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। चलो जल्दी का मतलब ये नहीं करेंगे, टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, हर चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजों के बारे में आपको पता नहीं होता, जैसे आप कोई अलग अलग सेलों के नाम नहीं पूछने वाला दोस्तों, और ज्यादा ही है तो आप उनको खुद ऐड करके लिख लेना। मैं तो साफ सुथरी भाषा में बात करता हूं, मैं वो बात करूं जो एग्जाम में आए। अपने पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं बहुत डिटेल से आपको बता रहा हूं। अब आपने इतना पढ़ा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे एग्जाम में क्या पूछना है? पहला क्वेश्चन तुमसे कभी पूछा जाए कि अस्थायी चुंबक, अब देखो बातों को क्लियर करो, आप पढ़ते हो ना, मैंने ये पहले क्यों पढ़ाया है सुनना। बहुत जगह मैं बोलूंगा ये स्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक है, तुमको यही पता नहीं होता कौन सी स्थायी और कौन सा है। आप तो ऐसे बोलते हो अस्थायी मतलब जिसमें चुंबक गुण नहीं है, उनसे थोड़ी पूछने वाला, वो तो सबको पता है। आपसे पूछेगा अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सॉफ्ट आयरन का, नरम लोहे का। दूसरा, स्थायी चुंबक कौन कौन सी होती है? तो फेराइट मैग्नेट और एल्निको, दो चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग अस्थायी चुंबक में बनाने में करते हैं। एल्निको किस किस से मिलकर बनी होती है? एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। और फेराइट मैग्नेट किससे? आयरन ऑक्साइड। एक्चुअल में मैं क्लियर कर दूं, आयरन ऑक्साइड में या तो बेरियम कार्बोनेट मिला होगा या स्ट्रोंशियम कार्बोनेट मिलेगा, या इनमें से एक होगा, क्लियर कर लेना, तब इस फेराइट मैग्नेट का निर्माण होगा। तो ये चुंबक दो प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक कौन सी होती है? अस्थायी। चीजों को ग्रहण करने के साथ ये सोचते चलो कितनी जल्दी याद होगी। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जितना पढ़ाया आज उस सब के बारे में बात करता हूं। इधर आ जाओ, ठीक है। हमने पढ़ा पहले पॉइंट, रफ कॉपी लो जल्दीबाजी करके, बात सुनो, बनाया, टॉपिक को कंप्लीट करते चलो। सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, क्या नहीं पता? ठीक है। सेल क्या बनाएंगे? विभवांतरित उत्पन्न करेंगे परिपथ में, जिससे क्या प्रवाहित हो जाए? धारा। सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, जो माइनस वाला होगा वो कैथोड और जो प्लस वाला होगा वो एनोड, यही तो बताया है। सेकंड आ जाओ, सेल कितने प्रकार? दो, एक प्राथमिक और द्वितीयक। अब आप पहले ही लिख लोगे इन बातों की, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी का मतलब जिसको चार्ज नहीं किया सकता, इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी? विद्युत में, एक बार उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम और कैसी अभिक्रिया? जिसको चार्ज ही नहीं किया सकता, एक दिशा में अभिक्रिया हो रही है, तो समझ लो वो कैसी अभिक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय। उदाहरण याद रखो कौन कौन से? शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, बोल्टियर सेल और डैनियल सेल। बात खत्म करो, इधर आ जाओ। तीसरा पॉइंट, शुष्क सेल विद्युत अपघट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का। एनोड कार्बन की छड़, कैथोड जस्ते की छड़, विद्युत भाग बल 1.5 वोल्ट। खत्म। चलो चौथा आ जाओ, लेक्लांस से विद्युत अपघट वही अमोनियम क्लोराइड, कार्बन की छड़ वही एनोड का काम कर रही है, बस जिंक की छड़ किसका? कैथोड। क्या दिक्कत? विद्युत भाग बल 1.5 वोल्ट। फिर आ जाओ, चलो पांचवा, बोल्टियर सेल किसने बताया? एल्सेंडो बोल्टा ने। या कॉपर की छड़ एनोड, जिंक की छड़ यहां भी कैथोड का, विद्युत अपघट ये नई चीज मिली, क्या होता है? H2SO4। क्लियर? आ जाओ दोस्तों, छठा आ जाओ, डैनियल सेल का विद्युत भाग बल भी मैंने क्या बोला? 1.08। यहां जिंक सल्फेट में जिंक होता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर होता है। यहां जिंक एनोड और ये कैथोड, और एक सेतु से जुड़े होते हैं, उसका नाम क्या होता है? KCl। आगे आ जाओ, सातवां, चलो द्वितीयक का मतलब जब उसका उपयोग कर रहे हो सेल का, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करेगी, और जब उसका चार्ज कर रहे हो तो क्या करेगी? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में। जब चार्ज ही कर रहे हैं तो दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। क्लियर? इसका मतलब अभिक्रिया कैसी होगी? उत्क्रमणीय। उदाहरण में सीसा संचायक सेल और क्षारीय। कुछ लोग लिख रहे हैं सेल लिखने से क्या होगा? कोई भी अलग अलग नाम क्यों लिखते हो भाई? कहने का मतलब वो चीज पढ़ो, अपनी किताब को उठाओ, सिलेबस को देखो क्या चीजें आती हैं। ये मत देखो वहां ये पूछ लिया ऐसे तो क्या क्या पूछ लेगा, उसको भूलो मत। चीजें वही पढ़ पाओगे जो तुम्हारी बुक के अंदर है, 10th क्लास की बुक में अंदर, और मैं आपको एक्स्ट्रा 11th और 12th में भी लेके जा रहा हूं। इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, ये बात ध्यान रखो।
थोड़ा सा दिमाग लगा के काम किया करो। अगला आ जाओ, सीसा संचायक सेल में लेड कैथोड का काम कर रहा है, लेड ऑक्साइड एनोड, विद्युत अपघट H2SO। अरे शॉर्ट में पढ़ो यार दोस्तों, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट या 2.2 वोल्ट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ 9वां क्वेश्चन, क्षारीय संचायक सेल के दो नाम एडिशन और आयरन सेल, यहां विद्युत अपघट KOH और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन यहां निकिल हाइड्रोक्साइड और Fe2। ये प्रोसेस 11 12th की है दोस्तों, इसलिए नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना, बात समझा करो, कहना बहुत आसान। तो इसमें से इतना सा पूछ सकता है उदाहरण के लिए कि ये कौन सा, तो क्षारीय सेल किसके अंदर आता है, संचायक सेल द्वितीयक सेल के, उदाहरण पूछेगा ज्यादातर। यार आ जाओ, सेल समीकरण बता दी, कुछ नहीं कि V बराबर E प्लस माइनस IR होता है, ठीक है। ये सेल समीकरण 2। आगे आ जाओ, फिर क्या चालू कर दिया हमने, विद्युत धारा का नया टॉपिक। आप उठा के देखो 10th क्लास की बुक NCERT का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आएगा, लेकिन उसमें चुंबक के बारे में इतना कुछ बताया नहीं गया। सबसे पहले मैंने बताया चुंबक कैसे आई, ये चुंबक का विलियम गिलबर्ट ने इसका नाम रखा था सबसे पहले, इसको भेड़ चराने वाले ने, और इसका नाम जादुई पत्थर या मैग्नीशिया रख दिया प्रांत के नाम पर। लेकिन चुंबक नाम याद रखने ना, आप तो कभी पूछ लिया जाए कि चुंबक नाम किसने दिया, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने इसका क्या नाम दिया था, चुंबक नाम। दो तरह की चुंबक हो गई, एक स्थायी और एक कौन सी स्थायी, यही करो। अस्थायी नरम लोहा होता है, स्थायी में या तो एल्निको होगी या फेराइट मैग्नेट होगी, जिसको सिरामिक। कभी तुमसे पूछ ले कि फेराइट मैग्नेट या सिरेमिक मैग्नेट कैसी चुंबक है, स्थायी अस्थायी दोनों, या इनमें से कोई नहीं स्थायी चुंबक है। क्वेश्चन कब कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। ये टॉपिक के मैंने चुंबक के बारे में कुछ बातें बताई हैं, ठीक है। अब मैं कल और भी बातों के बारे में बात करूंगा, बहुत डिटेल से बात होगी, हर चीज को पढ़ाया जाएगा, आप साथ साथ में दुगनी मेहनत करते चलो। इवनिंग का टाइम आज क्या रहता है या कल से रहेगा, मैं आपको आज क्लियर हो जाएगा, ध्यान रख लो। आपकी लगातार क्लास चलती रहेगी, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो दोस्तों। ऐसे नहीं कि आप ये सोच लो एग्जाम में तो सब चीज मुंह में भर लोगे, नहीं भर पाओगे। या आप कहो कि सर आप 10 घंटे क्लास लेके आज करा दो, मैं तो करा दूंगा, पर कुछ समझ में नहीं आएगा। आप रिवीजन करो मेरे साथ, 1.5 घंटे में ये समझ लो हमने साइंस का रिवीजन कर रहे हैं, बात खत्म, ठीक है। और केमिस्ट्री जब चालू कर दूंगा शाम को, तो आप देखो केमिस्ट्री में भी बहुत आनंद आएगा, साथ साथ में ही याद करते चलेंगे, ठीक है। बहुत है आज के लिए, धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए। क्लास फिक्स 9 बजे कल से स्टार्ट हो जाए करेगी।